अरे यू आर बैक, ये तो बैक हुआ हूं तभी तो बैठा हुआ हूं। ठीक है, हाँ राजा बेटा हो आप लोग, ठीक है। हाँ अब देखिए, तो अब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं, बोलिए। हाँ ठीक है, ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर क्या है, एक वर्ड होता है सेल। चैप्टर बहुत ही आसान है, आप लोग इसमें जरा सा भी लोड मत लें, बस एक ही आएगी। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप लोग बोलोगे कि अरे सर इतने सारे एग्जाम्पल से कैसे करें, इतने सारे एग्जाम्पल से कैसे करें। तो अगर आपसे हो पा रहा है तो आप लर्न कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लोगे वो भी सफिशिएंट होगा। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो माइनर्स वगैरह होंगे उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो तो बेटा है एनिमल टिश्यू के, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिए। सबसे पहले एक टर्म है बेटा यहां पर, और ये टर्म है सेल। सेल को बोलते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है पहले से, इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि स्लाइड में या पीपीटी में जितना भी कंटेंट दिया हुआ है ये सफिशिएंट है और यहाँ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। जहां पर नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी वहां मैं लिख दूंगा, यहाँ पर इसमें सही तरीके से दिया हुआ है। तो आप इसको सुनिए, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा जहां पर भी लाइफ है, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कि ये लिविंग है, इसमें लाइफ है, तो वहां पर सेल जरूर होगी, ठीक है। अब जैसे अमीबा एक लाइफ है तो उसकी बॉडी की सेल की बनी है, हमारे अंदर लाइफ है, हमारी बॉडी में भी सेल्स हैं। कुल मिला के कहने का ये है, अगर आप किसी को लिविंग बोल रहे हो, कहीं पर लाइफ है, तो वहां पर सेल जरूर होगी। इस वजह से जो सेल है इसको लाइफ की बेसिक यूनिट बोला जाता है। ऑर्गेनिजम्स बेटा टू टाइप्स के होते हैं, एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। कितना आसान है। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल की बनी होती है, जैसे अमीबा। तो ये अमीबा है बेटा, ये देखिए, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये अमीबा की बॉडी एक सिंगल सेल की बनी है। अब जब बॉडी में एक ही सेल है तो लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी एक सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म होंगी। क्यों? क्योंकि बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है। यही बात यहाँ लिखी हुई है, ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल। यूनिसेलुलर के केस में एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीसिस। अच्छा, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी में सेवरल सेल्स होती हैं, जैसे हम मल्टी सेलुलर एनिमल है। हाइड्रा जो है ये भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। तो जिन एनिमल्स की बॉडी में थाउजेंड्स नंबर ऑफ सेल्स होती हैं तो उन्हें सिंपल मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और जिनमें बिलियंस में सेल्स होती हैं उन्हें कॉम्प्लिकेटेड मल्टी सेलुलर एनिमल्स बोलते हैं। तो हम मल्टी सेलुलर ही हैं लेकिन साथ में कॉम्प्लिकेटेड भी है। हाइड्रा भी मल्टी सेलुलर है लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए एक एनिमल है, तो इस एनिमल की बॉडी में ये बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं। ये देखिए बहुत सारी सेल्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी बॉडी फंक्शन होंगे इनको परफॉर्म करने के लिए सेल्स का बंच अवेलेबल होगा, सेल्स का ग्रुप अवेलेबल होगा। जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल हो गया है, ये देखिए, ये सपोज दैट डाइजेशन में इन्वॉल्व है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये सपोज दैट मान लीजिए रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। ये ग्रुप ऑफ सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ये एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, ये किसी अदर फंक्शन में इन्वॉल्व है। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स की जो बॉडी है सेवरल सेल्स की बनी होती है, और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ सेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये मल्टी सेलुलर की बात हो गई, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान सुनिएगा, जो सेल है इसको तो लाइफ की यूनिट बोलते हैं, अब पीछे भी बताया था। अब
सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोला जाता है बेटा। अब ये सेल का ग्रुप क्या है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे ये एक सिंगल सेल है, ये तो सेल हो गई। हमें इस चैप्टर में टिश्यू के बारे में पढ़ना है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है वो तो सेल चैप्टर आएगा बॉटनी में, उसमें पढ़ोगे, 11th में ही आएगा। हमें फिलहाल यहाँ पर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो जब सेल्स का ग्रुप हो तो ये देखिए, एक ये सेल है, एक ये सेल, एक ये सेल और एक ये सेल है, ठीक है बेटा। सेल के बाहर जो स्पेस होता है ना, इसे बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत बेसिक बातें यहाँ पर चलेंगी और ये चैप्टर आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा जब आप फिजियो पढ़ेंगे। तो देखिए, इंटर और एक्स्ट्रा, अगर ये दोनों टर्म आ जाए बेटा कहीं पर, जैसे लिखा हुआ है इंटरसेल्यूलर या लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, तो इसका मतलब होगा आउटसाइड द सेल, यानी आउटसाइड द सेल, यानी सेल के बाहर के लिए इंटरसेल्यूलर टर्म भी यूज करते हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर टर्म भी यूज होता है। बट मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है इंट्रासेल्यूलर, अगर ये चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है इनसाइड द सेल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर जो चीजें होती हैं उसके लिए इंट्रा वर्ड का यूज करते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, इसे आप बोलोगे ये इंट्रासेल्यूलर है, ठीक है ना बेटा। तो अब देखिए, सेल के बाहर ये जो स्पेस है, बाहर के लिए इंटर आ गया, इसे बोल दिया इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है। इस इंटरसेल्यूलर स्पेस में ये देखिए कुछ सब्सटेंस भरा हुआ है, ये देखिए। तो ये जो सब्सटेंस है ना, इसे बोलेंगे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस, ये देखिए, क्योंकि सेल के बाहर है। अब देखिए, तो बेटा ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सुनना, जब सेल्स का ग्रुप इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस के साथ किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे तो फिर इस सेल के ग्रुप को टिश्यू बोल देते हैं, यानी सेल्स के मिलने से टिश्यू बन जाता है। क्लियर है इतना? एक सिंगल सेल है, सेल को लाइफ की बेसिक यूनिट है सेल। सेल्स का ग्रुप जो है वो जब किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस के साथ मिलकर के, तो सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कह देते हैं, यानी सेल्स के मिलने से टिश्यू बन जाता है। क्लियर है? ऐसे ही टिश्यूज के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है इसे ऑर्गन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये टिश्यू है, एक ये टिश्यू है, एक ये टिश्यू है, यानी सेवरल टिश्यूज आपस में मिले किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उस ग्रुप ऑफ टिश्यूज को ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद अगला क्या है बेटा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, यानी जब कई ऑर्गन, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन फिजिकली एंड केमिकली इंटरैक्ट करके किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें तो फिर उसे ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं। लेकिन बात यह आती है कि फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन आखिर है क्या। देखो बेटा, लिवर आपने देखा है एक ऑर्गन होता है, स्टमक आपने देखा है ये भी एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है। तो स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन, ये तीन ऑर्गन हो गए। तो आप बोल सकते हो दो या दो से ज्यादा ऑर्गन हो गए, ये लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये तीनों आपस में फिजिकली और केमिकली इंटरैक्ट करके डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर इन तीनों के इन्वॉल्वमेंट को ही ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा ऑर्गन जब फिजिकली और केमिकली इंटरैक्ट करके किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें तो इस चीज को ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है, यानी ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। एग्जांपल आप ये स्टमक वाला ले लो, स्टमक एक ऑर्गन, लिवर एक ऑर्गन, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन।
ये तीनों मिलकर के जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो डाइजेशन होता है। ठीक है, अब फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन क्या है? इनका आपस में जुड़ा होना, ये फिजिकल इंटरेक्शन है। जैसे स्टमक देखिए नीचे इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, और ऐसे लेबर जो है वो डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट से जुड़ा रहता है। तो आपस में इनका जुड़ना यही फिजिकल इंटरेक्शन है। लेकिन केमिकल इंटरेक्शन क्या होता है? केमिकल्स के थ्रू आपस में अटैच रहना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, ये केमिकल इंटरेक्शन होता है। जैसे बाइल जूस का यूज फूड को डाइजेस्ट करने में होता है, लेकिन बाइल जूस अपना एक्शन कहाँ परफॉर्म करता है? इंटेस्टाइन में। लेकिन बाइल जूस सीक्रेट कहाँ से होता है? लिवर से। तो लिवर से बाइल जूस निकल रहा है, लेकिन वो अपना एक्शन कहाँ परफॉर्म कर रहा है? जाकर के इंटेस्टाइन में। और बाइल जूस है केमिकल है, तो आप बोलोगे कि लिवर और इंटेस्टाइन केमिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो ये जो है लिखा हुआ है ना, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स बन जाते हैं। क्लियर है? तो अगर ब्रीफ करके इसको बोले तो आप क्या बोलोगे? सेल्स के मिलने से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के ग्रुप से, टिश्यूज की ग्रुपिंग से, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एनिमल बनते हैं। ठीक है? इंटर और एक्स्ट्रा का मतलब होगा आउटसाइड द सेल, जबकि इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड द सेल। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एग्जाम में नहीं आएगा कि ये क्या है, लेकिन जैसे ये जो डेफिनेशंस है ना, ये एनसीईआरटी में दी हुई है। जब आप पढ़ोगे तो आपको ये वहां पर मिलेंगी। तो इन सब का मतलब आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि अब जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ एलिमेंट्री कैनाल की जब हिस्टोलॉजी पढ़ोगे तो सीधे टर्म आएंगे, कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ये सब टर्म आएंगे। तो आपको पता होने चाहिए कि कौन से टिश्यू होते हैं, किस चीज के बने होते हैं। इस वजह से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, उसी चीज को यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने एक्सक्रीटरी सिस्टम का एग्जांपल लिया है डाइजेस्टिव का। देखिए जैसे एक सेल है मसल सेल, एक है नर्व सेल, एक है एपिथेलियल सेल, और एक है कनेक्टिव सेल। क्लियर है? अभी मैंने क्या बोला है बेटा कि सेल, तो ये देखिए ये मसल सेल है, मसल सेल्स के ग्रुपिंग से जो टिश्यू बनना ये हो गया मस्कुलर टिश्यू। ऐसे नर्व सेल्स के ग्रुप से जो टिश्यू बनता है इसे नर्वस टिश्यू बोलते हैं। एपिथेलियल सेल्स के ग्रुप से जो टिश्यू बनेगा इसे एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, और कनेक्टिव सेल से जो टिश्यू बनते हैं उनके ग्रुपिंग से इसे कनेक्टिव टिश्यू कह देते हैं। क्लियर है? अब टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बनता है। तो ये देखिए किडनी है बेटा, किडनी एक ऑर्गन है, और इस किडनी ऑर्गन में ये चारों जो टिश्यूज हैं एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव, ये आपको मिलेंगे, और टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बन जाता है। कौन सा ऑर्गन बना है यहाँ पर? किडनी। और जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिल करके किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें तो इसे ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं। जैसे देखिए किडनी एक ऑर्गन है, ऐसे यूरेटर ये ऑर्गन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर ये भी एक ऑर्गन हो गया, और यहाँ पर ये तीनों ऑर्गन मिल करके एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है? तो ये ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर हो गया, और ऑर्गन सिस्टम से एनिमल बन जाता है। क्लियर है? अब उसके बाद आगे देखिए, ये अब यहाँ पर आप ध्यान रखना टिश्यू की डेफिनेशन। तो अभी मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substances perform a specific function, इसी को टिश्यू बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए ये सेल्स का ग्रुप हो गया, और ये सेल के ग्रुप के ये देखिए बाहर बाहर ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो गया। अब अगर ये ग्रुप ऑफ सेल along with intercellular substance किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे तो फिर इसी ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कह देंगे। अच्छा देखिए टिश्यू में बेटा जो सेल्स होती है ना, इनका ओरिजिन सेम होता है। अब ओरिजिन क्या होता है? अब रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में चले जाओ, मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, और इनके फ्यूज होने से जाइगोट बनता है। अब जाइगोट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है मदर के यूट्रस में, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट
3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला स्टेज जब आती है तो 3 लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और आपको पता है बॉडी के जितने भी टिश्यू या जितने भी ऑर्गन्स हैं सब इन्हीं जर्मिनल लेयर से डिराइव होते हैं। कुछ ऑर्गन, कुछ टिश्यू एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ मेसोडर्म से और कुछ एंडोडर्म लेयर से बन जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर एक अगर कोई टिश्यू आप ले रहे हो तो उस टिश्यू में जितनी भी सेल्स होंगी उनका ओरिजिन कॉमन होगा। जैसे ये टिश्यू है बेटा, इस टिश्यू में इस सेल का ओरिजिन एक्टोडर्म है सपोज दैट, तो अदर जितनी भी सेल्स होंगी इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल ही होगा, ये ध्यान रखना। यानी एक टिश्यू में सेल्स का जो ओरिजिन होता है वो कॉमन होता है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन सेल्स का जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है मोस्टली ये भी कॉमन होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इसे एक टिश्यू मान के चल रहे हो, इस ग्रुप ऑफ सेल को, तो इस टिश्यू में जितनी भी सेल्स होंगी इनका ओरिजिन तो सेम होगा, ये तो कंफर्म है। फंक्शन और स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो मोस्टली सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब उसके बाद तो ये टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। ये यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नेम है, आज से 8-10 साल पहले साइंटिस्ट वगैरह के नेम पूछ देते थे, अब तो नहीं पूछते हैं। जैसे एनिमल टिश्यू जो टर्म है ये बाइचैट ने इंट्रोड्यूस किया। प्लांट टिश्यू जो टर्म है ग्रीव ने इंट्रोड्यूस किया था। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी के फादर कौन है? बाइचैट। डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यूज को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। नॉर्मल स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, बट डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो साइंस की ब्रांच है इसके फाउंडर हैं मार्सिलो मैल्पी। तो ये एक बार रीड कर लेना, वैसे ये साइंटिस्ट के नेम वगैरह तो अब आएंगे नहीं। अच्छा देखिए, हमारी बॉडी में बेटा हमें स्पेशली टिश्यू के बारे में पढ़ना है, और हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। इन्हीं के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं हार्डली एक क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन भी मोस्टली 90% चांसेस है कि एपिथेलियल टिश्यू से ही आता है, और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही अच्छे से हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्वेश्चन एक ही आता है, पूछ देंगे कि बताइए स्टमक में कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, या पूछ देंगे किडनी में कौन सी एपिथेलियम होती है। तो बस आपको एग्जांपल्स वगैरह इसमें लर्न करने होंगे, तरीका आपको बता दिया जाएगा। तो अब ये 4 टाइप के जो टिश्यूज हैं ये हमें एक एक करके पढ़ने हैं। यहाँ पर किसी को डाउट हो तो आप पूछो बेटा। जो वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है ना सेल्स के बाहर, उसको आप मैट्रिक्स भी कह सकते हो, टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हो, इंटरस्टिशियल सब्सटेंस भी कह सकते हो। सिमिलर का मतलब वही है, एक जैसी सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो, लेकिन वो चीज क्या है कि हमेशा स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल का सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। सिमिलर का मतलब वही है कि सेल्स एक जैसी हो। हाँ, ग्लैंड भी ऑर्गन हो सकती, जैसे लिवर एक ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी। ग्लैंड बेटा कुछ भी हो सकता है, आपको पता है, एक सेल भी ग्लैंड हो सकती है, एक टिश्यू भी ग्लैंड हो सकता है, और एक ऑर्गन भी ग्लैंड हो सकती है। ग्लैंड का मतलब होता है कुछ सीक्रेट होना चाहिए उसमें। जैसे कोई सेल है उससे सीक्रेशन हो रहा है तो आप उस सेल को ग्लैंड कहो। कोई टिश्यू है, सेल्स का गुच्छा है पूरा, और उनसे सीक्रेशन हो रहा है तो आप उसको भी ग्लैंड कहो। एक ऑर्गन है मान लीजिए जैसे लिवर, लेकिन इससे सीक्रेशन हो रहा है एंजाइम हार्मोन का, तो ये ग्लैंड।
नहीं, मैंने बोला है ना कि टिश्यू एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी जरूरी है कि हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, लेकिन टिश्यू में सभी सेल्स एक ही जैसा फंक्शन हमेशा परफॉर्म करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। एक चीज कॉमन होती है बस, केवल टिश्यू में जो सेल्स हैं उन सभी सेल्स का ओरिजिन कॉमन होगा, जबकि स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये है। नहीं, ऐसा क्या है, ऑर्गेनिज्म उनको भी बोलेंगे बेटा जिसमें एक सिंगल सेल है। जो सिंगल सेल के बने वो भी ऑर्गेनिज्म है, और जो एक से ज्यादा सेल्स के हैं जिनके अंदर, वो भी ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम से वर्ड थोड़ी बना है, तो उससे कंफ्यूज ना होइए। आज क्या है कि मैं यहाँ इंस्टीट्यूट से क्लास ले रहा हूँ, इस वजह से हंस रहा हूँ। घर से लूंगा तो हंसना बंद हो जाएगा। अरे अब इतना भी बटरिंग मत करो, अच्छे क्या लगना है इसमें, टकला बैठा हूँ, गंजा गंजा आदमी नहीं अच्छा लगता है, बेवकूफ और दिखता है शक्ल से। ऐसे देखा होगा ना आपने, जब कोई गंजा या टकला जो होता है जब भी आपके सामने आता है, तो मतलब भले वो अंदर से कितना भी विद्वान हो, लेकिन एक बार तो ऐसा लगता है कि बेवकूफी होगा। और गंजे को देख करके जो सामने वाला होता है उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। अरे नहीं, मेरे साइड वाले में गंजा नहीं करती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज मुझे भी नहीं पता थी कि क्लास कहाँ आएगी। मुझे क्या है, कल ही पता लगा कि उसी बैच में फिर से जाना है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा सर से कि अब तो विदाई भी हो गई है और क्या बताया जाए, फिर से उसी में जाऊंगा। थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि लंबी लंबी छोड़ दो कि मैं जा रहा हूँ, ये है वो ऐसा वैसा, फिर से उसी क्लास में चले जाओ। हाँ ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं ना, हंसी मजाक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, जब तक क्लास यहाँ से ले रहा हूँ इंस्टीट्यूट से, ऐसे ही हंसूंगा। जब घर से लेने लगूंगा तो फिर से एकदम शांत होकर के पढ़ाऊंगा, सिंसियर। देखिए तो बेटा, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, देखिए तो बेटा यहाँ पर अब अगले आगे क्या है कि ये जो यहाँ पर जो टिश्यूज हैं 4 टाइप्स के होते हैं बेटा, सुनिएगा ध्यान से। एक बच्चा यहाँ पर एपिथेलियल, नेक्स्ट कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, 4 टाइप के टिश्यू, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले एक बार इनका ओरिजिन और ब्रीफ में इनका फंक्शन देख लेते हैं। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये कवरिंग और लाइनिंग बनाते हैं, प्लस ये प्रोटेक्शन भी देते हैं। लेकिन ये कवरिंग और लाइनिंग क्या है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये देखिए, जैसे ये देखो बेटा, ये मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ये स्टमक है, ये देखिए, ये आपके सामने ये मैंने दिखा दिया, ये है स्टमक। तो स्टमक एक ऑर्गन है। अच्छा, अब इस स्टमक में अंदर की तरफ ये देखिए, ये जो स्टमक है इसमें अंदर की तरफ ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। ये देखिए ऐसे, ये एपिथेलियल टिश्यू अंदर की तरफ है, ठीक है। तो जब किसी भी ऑर्गन में एपिथेलियल टिश्यू अंदर की तरफ हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो इसे बोलेंगे लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू।
तो लाइनिंग का मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला कि एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स लाइनिंग इन स्टमक, तो आप समझ जाना कि ये स्टमक के अंदर है या किसी ऑर्गन के अंदर। लेकिन अगर एपिथेलियल टिश्यू किसी भी ऑर्गन के बाहर अगर प्रेजेंट है, बाहर की तरफ, ये देखिए जैसे स्टमक में मैंने एपिथेलियल टिश्यू को बाहर की तरफ दिखा रहा हूं मैं इस तरीके से, ये देखिए। तो बेटा जब बाहर की तरफ होंगे ना तो आप इसे कवरिंग बोलेंगे। तो कवरिंग लाइनिंग का मतलब यही होता है। तो ये यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ आप बोलोगे कवरिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा अब आप इसको ध्यान रखिएगा कि एपिथेलियल टिश्यू जब किसी भी बॉडी पार्ट में अंदर की तरफ हो तो आप उसे लाइनिंग बोला, और अगर बाहर की तरफ है तो आप उसे कवरिंग बोलना। सिंपल है। तो ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स पर कवरिंग या लाइनिंग बनाना ये एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन होता है, प्लस प्रोटेक्शन देना बॉडी पार्ट को, ये भी इनका फंक्शन होता है। इनका ओरिजिन बेटा कुछ भी हो सकता है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, ये कुछ एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म जर्मिनल लेयर से भी बनते हैं, कुछ मेसोडर्म जर्म लेयर से भी बनते हैं, और कुछ एपिथेलियल टिश्यू एंडोडर्म जर्म लेयर से भी बनते हैं। तो इनका ओरिजिन एक्टो, मेसो, एंडो कुछ भी हो सकता है। अब कनेक्टिव में आते हैं। नाम ही इनका कनेक्टिव है। ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना, बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट देना, ये काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। और ट्रांसपोर्ट करना, ये भी इनका काम है। जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल को बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना, ये ब्लड का काम है। और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सपोर्ट के लिए एंड कनेक्शन के लिए कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, यानी ब्लड वगैरह मेसोडर्म जो जर्म लेयर होती है उससे बने होते हैं। अगला बेटा यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू। ये हम अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सिर ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। क्यों हिला पा रहे हैं? क्योंकि इनमें मस्कुलर टिश्यू है। और मस्कुलर टिश्यू जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो हमारी बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है। क्लियर है? लोकोमोशन और मूवमेंट तो अलग अलग चीजें हैं बेटा। अगर हम इस तरीके से बॉडी पार्ट्स को हिलाएं कि हमारी बॉडी पोजीशन में चेंज हो जाए तो वो लोकोमोशन है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे बैठा हूं और ये अपने हैंड को मूव करा रहा हूं तो बॉडी पोजीशन तो सेम है, लेकिन हाथ में ऐसे ऐसे ये हिल रहा है, तो ये तरह का मूवमेंट हुआ। आगे बात समझ में? बॉडी पोजीशन अगर चेंज हो जाए लोकोमोशन, और बॉडी पोजीशन चेंज ना हो लेकिन बॉडी पार्ट हिल रहा हो तो मूवमेंट बोला जाएगा। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से होता है। और मस्कुलर टिश्यूज का ओरिजिन मोस्टली मेसोडर्मल होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। वो क्या एक्सेप्शन है मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। एक है सीलियरी मसल्स एंड इरिडियल मसल्स। आइरिस में होती हैं ये इरिडियल मसल्स ऑफ आई, यानी हमारी आई में जो सीलियरी और इरिडियल मसल्स होती हैं, इनका जो ओरिजिन होता है बेटा ये एक्टोडर्मल होता है। एक्टोडर्मल ओरिजिन। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑल मस्कुलर टिश्यूज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। कुछ मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्मल भी होता है। उसके बाद नर्वस टिश्यू हो गया, इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। और नर्वस टिश्यू कहाँ होते हैं? हमारे ब्रेन पीछे जो वर्टिब्रल बोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब नर्वस टिश्यू के बने होते हैं। और आपको पता है बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं इनकी फंक्शनिंग को ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, यानी नर्वस टिश्यू कंट्रोल करते हैं। कैसे? तो आप बोलोगे मैसेजेस के थ्रू, लेकिन मैसेजेस टर्म थोड़ी यूज करेंगे। मैसेजेस को इंपल्स बोला जाता है, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में। तो इंपल्स को कंडक्ट कराना
बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए ये काम नर्वस टिश्यू का होता है, यानी इंपल्स को जनरेट करना और कंडक्ट कराना। यानी कुल मिला के ये है कि बॉडी ऑर्गन्स के बीच में इंपल्सेस को कंडक्ट कराना, इंपल्सेस को जनरेट करना, या सिंपल लैंग्वेज में मैसेजेस को डेवलप करना, कंडक्ट करना, ये काम होता है नर्वस टिश्यू का। क्लियर है? या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हो, ये फंक्शन होता है नर्वस टिश्यू का। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जितने भी टिश्यू हैं 4 टाइप्स के, इनमें रीजनरेशन की सबसे कम पावर आपको नर्वस टिश्यू में देखने को मिलेगी। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, क्या है? लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर ये नर्वस टिश्यू डैमेज हो जाए, टूट फूट जाए, तो ये रीजनरेट नहीं करते, यानी वापस से ये ग्रो नहीं कर पाते। और सबसे ज्यादा पावर रीजनरेट करने की एपिथेलियल टिश्यू में होती है। इसी वजह से बोला जाता है कि बाइक चलाते टाइम हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि अगर यहाँ हाथ पैर में अगर छिल गया तो वो चीजें फिर से रीजनरेट कर जाती है, क्योंकि इन सब जगह पर एपिथेलियल टिश्यू है। लेकिन जो हमारा ब्रेन है, ये अगर डैमेज हो गया तो रीजनरेट नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर नर्वस टिश्यू होते हैं और नर्वस टिश्यू में रीजनरेशन की सबसे कम पावर होती है या फिर नहीं होती है, ऐसे भी कह सकते हो। तो लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन नर्वस टिश्यू और ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन एपिथेलियल टिश्यू, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो ब्रीफ में हो गया। यहाँ पर आप मेनली ओरिजिन ध्यान कर लीजिएगा, एपिथेलियल का एक्टो मीजो एंडो कुछ भी, कनेक्टिव मस्कुलर का मीजो और नर्वस का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर बेटा हमें जो सबसे पहले पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और यही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ज्यादा चांसेस इसी से क्वेश्चन आने के होते हैं, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टर्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो पहला कैरेक्टर देखिए, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एपिथेलियम ओरिजिनेट फर्स्ट। देखो बेटा, जब मेल फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम जाइगोट बन जाता है, जिसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, टिश्यू ऑर्गन सब बन जाते हैं, तो बेबी बन जाता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कौन सा टिश्यू बनता है बॉडी में, तो आप बताओगे यही एपिथेलियल टिश्यू। रट्टा मारना है, यानी 4 टाइप के टिश्यूज में फर्स्ट फॉर्मिंग टिश्यू कौन सा है, बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू। पावर ऑफ रीजनरेशन, अभी मैंने बोला है बेटा, सबसे ज्यादा इसी एपिथेलियल टिश्यू में होती है, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन कौन से टिश्यू में होती है, तो आप बोल देना एपिथेलियल टिश्यू में। मैक्सिमम पावर, जैसे ये देखिए, अगर हमारी जो जीभ है ये हल्की फुल्की अगर कट जाए तो 2-3 दिन के बाद फिर से वहां नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि वो फिर से रीजनरेट कर जाती है टंग, क्योंकि टंग में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो सबसे मैक्सिमम पावर जो है रीजनरेट करने की एपिथेलियल टिश्यू में, और सबसे कम पावर नर्वस टिश्यू में। अब बात ये आती है कि एपिथेलियम ही नाम क्यों रखा गया। तो देखो बेटा, एपिथेलियल टिश्यू बॉडी में कहां है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि बॉडी में जहां जहां कनेक्टिव टिश्यू वहां वहां आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे, और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर मिलेंगे आपको। तो चूंकि एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के अबव ग्रो करते हैं, इस वजह से इन्हें एपिथेलियम बोला जाता है। थीलियम का मतलब ग्रो हो गया और एपी का मतलब अपॉन हो गया। तो जहां जहां कनेक्टिव टिश्यू वहां वहां एपिथेलियल टिश्यू। अब ऐसे ध्यान रखिए, जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके ऊपर जरूर आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। डायग्राम में दिखाया भी गया है, देखिए अच्छा सा डायग्राम ये बना हुआ है, ये कनेक्टिव टिश्यू है और इसके ऊपर देखिए ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। तो हमेशा एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही ग्रो करते हैं, इस वजह से इनका नाम एपिथेलियम रखा गया है। अब ये सब पॉइंट इसके
इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती है ना बेटा, ये कॉम्पैक्टली या फिर डेंसली पैक्ड होती है। ये जरूरी पॉइंट है ये। जैसे देखिए, एक ये सेल है, दूसरी ये सेल है। तो एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती है ना बेटा, ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंटली प्रेजेंट होती हैं, दूर दूर नहीं, बहुत सटी रहती हैं, एक दूसरे के बहुत पास में होती हैं। और जब कोई चीज पास पास में हो तो आप बोलोगे वहां डेंस पैकिंग है, कॉम्पैक्ट पैकिंग है। तो एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स कॉम्पैक्टली डेंसली पैक्ड होती है। और बेटा अगर सेल्स सटी हुई हैं तो सेल्स के बाहर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि सेल्स सटी हुई है। तो ये देखिए, ये सेल्स के बाहर बाहर जो स्पेस है ये बहुत ही कम होगा, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। बाहर के लिए मैंने बोला था इंटर टर्म यूज करते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। और जब इंटरसेलुलर स्पेस ही कम है तो जो यहाँ पर सब्सटेंसेस होंगे, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे भी तो बहुत ही कम होंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे ये हो गया लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये जरूरी पॉइंट था ये। तो मैंने क्या बोला कि एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स हैं ये डेंसली पैक्ड होती हैं, सटी रहती हैं, बहुत पास पास होती हैं। इस वजह से सेल्स के बाहर जो इंटरसेलुलर स्पेस और इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है ये या तो नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत कम होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या सब्सटेंस, कुछ भी कह सकते हो आप। अच्छा देखिए, अगर किसी बॉडी पार्ट में, किसी ऑर्गन या टिश्यू में ब्लड की सप्लाई है अगर, तो आप उस पार्ट को वैस्कुलर कहोगे। ठीक है, जैसे ये फिंगर है, अगर इसमें ब्लड सप्लाई हो रहा है तो आप बोलोगे ये वैस्कुलर है। ठीक है, और ब्लड सप्लाई कैसे होता है? ब्लड वेसल्स जो होती हैं वही अंदर जाती हैं। हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो फ्रीली थोड़ी होता है। ब्लड लिम्फ, ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, तो जब किसी टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स जाएंगी तभी उसमें ब्लड और लिम्फ की सप्लाई होगी। ठीक है, लेकिन ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल्स को अंदर जाने के लिए स्पेस चाहिए, इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच बीच में जगह होनी चाहिए, तभी तो ब्लड वेसल्स एंटर कर पाएंगी। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में क्या है, सेल्स के बीच बीच में जगह होती ही नहीं है, सेल्स सटी रहती हैं, डेंसली पैक्ड होती हैं। इस वजह से ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल एपिथेलियल टिश्यू में एंटर नहीं कर पाती। इट मींस एपिथेलियल टिश्यू अवैस्कुलर होते हैं, यानी नॉन वैस्कुलर, इनमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ये एसर्शन रीजन में पहले क्वेश्चन पूछा जाता था जब एसर्शन रीजन आते थे, अब तो आते नहीं है। तो उसमें एसर्शन क्या लिखा होता है कि एपिथेलियल टिश्यू आर एवैस्कुलर। ठीक है, करेक्ट है। रीजन क्या लिखा होता है? ड्यू टू डेंस और कॉम्पैक्ट पैकिंग ऑफ सेल्स। तो आप बोलोगे रीजन भी करेक्ट है। क्लियर है बेटा? तो वही लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स आर अनएबल टू पियर्स। रीजन, सेल्स सटी रहती हैं, पास पास होती हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता या बहुत ही कम होता है। इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, और ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट है तो इस चीज को बोलेंगे एवैस्कुलर। लेकिन एक दिक्कत आ गई यहाँ पर, अगर ब्लड नहीं जाएगा तो फिर फूड कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी सेल्स को, और सेल्स तो डेड हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता है क्या है बेटा कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे, और कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड की सप्लाई होती है। तो आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं ये डिफ्यूजन के थ्रू कनेक्टिव टिश्यू में जो न्यूट्रिएंट वगैरह है उससे लेती रहती है, सीधे ब्लड की सप्लाई एपिथेलियल टिश्यू में नहीं होती। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? यानी कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं यानी ऑक्सीजन वगैरह,
तो यहीं से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन वगैरह ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल में ऐसे पहुंचती रहती है। सीधे ब्लड की सप्लाई एपिथेलियल टिश्यू में नहीं होती। ये चीज आप इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? लेकिन सुनिएगा, एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही होंगे। अरे आप ऐसे ध्यान रखो ना, जहां जहां कनेक्टिव टिश्यू वहां वहां एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, ये ध्यान रखना है। बीच में एक मेम्ब्रेनस बैरियर भी प्रेजेंट होता है, जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या है, कैसे बनी है, किस काम आती है, ये मैं अभी अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो एपिथेलियल टिश्यू कभी भी कनेक्टिव टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी और इसी मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता है। क्लियर है? न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का वर्क होता है एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट देना ओवर द कनेक्टिव टिश्यू और डिफ्यूजन में हेल्प करना। क्लियर है? ये किस चीज की बनी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें हम पढ़ेंगे। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां तक, बताइए ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन किसमें होती है? एपी। सबसे कम पावर किसमें होती है? नर्वस। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू वैस्कुलर रहेंगी, एवैस्कुलर। एवैस्कुलर रीजन क्या है? सेल्स डिस्टेंट होती हैं कि डेंस होती हैं? डेंस होती हैं। ठीक है। मैट्रिक्स कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? लिटिल अमाउंट कि मोर अमाउंट, लेस अमाउंट? ठीक है। ओके। अच्छा, और एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स डेड होती है कि लिविंग होती है? लिविंग। ठीक है। लिविंग क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन मिलता रहता है कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये मैं यहां बताता हूं कि भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन आखिर क्या चीज होती है। देखिए, ये तो यहां पर कनेक्टिव टिश्यू हो गया और ये यहां पर, ये देखिए, ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। और मैंने आपसे बोला है कि एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर होगी। और इसका काम क्या होता है? पहला, गिव इलास्टिक सपोर्ट। इलास्टिक सपोर्ट देना एंड हेल्प इन डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन में हेल्प करना। ये फंक्शन होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। ठीक है। इलास्टिक सपोर्ट से घबरा मत जाना। जैसे एक ये मान लीजिए कोई स्टोन है मान लीजिए, और इसके ऊपर एक दूसरा स्टोन है और बीच में आपने एक रबड़ रख दी, तो आप क्या बोलोगे? जो ऊपर स्टोन है ये नीचे वाले स्टोन पर इलास्टिकली सपोर्टेड है, क्योंकि रबर एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही मान लो, एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू पर इलास्टिक सपोर्ट देने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस मेम्ब्रेन के फीचर्स देखते हैं। ये थिन होती है प्लस नॉन सेलुलर होती है। काम की बात, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्स की नहीं बनी होती बेटा। और आपको बता दूं, जो स्ट्रक्चर सेल्स का नहीं बना होगा बॉडी में, आप उसे नॉन लिविंग कहेंगे हमेशा। हमारे हेयर्स ये नॉन लिविंग है, नेल्स नॉन लिविंग है। रीजन, क्योंकि ये केमिकल के बने होते हैं, सेल के नहीं बने होते। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, इलास्टिक का मतलब रबड़ की तरीके, मैंने बोला ना, इलास्टिक सपोर्ट देने का मतलब जैसे एक रबड़ किसी चीज को सपोर्ट देती है, लचीला सपोर्ट, ऐसे ही लचीला सपोर्ट इस एपिथेलियल टिश्यू को बेसमेंट मेम्ब्रेन देगी। तो देखिए, नॉन सेलुलर, सेल्स की नहीं बनी होती, केमिकल्स की बनी होती है, इस वजह से नॉन लिविंग और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन परमिएबल होगी तभी तो कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह डिफ्यूज होके एपिथेलियल टिश्यू में जाएंगे। तो इस वजह से परमेबल बोल दिया। लेकिन सेलेक्टिवली का मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी है कि हार्मफुल, बेनिफिशियल,
हर चीज कनेक्टिव टिश्यू से निकल के एपिथेलियल टिश्यू में जा रही है, ऐसा नहीं होता। सेलेक्टेड जो जरूरी चीजें हैं वही बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एपिथेलियल टिश्यू में जाती है, इस वजह से सेलेक्टिवली परमिएबल बोल दिया जाता है। दूसरी चीज, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बाई लेयर्ड होती है, यानी ये 2 लेयर की बनी होती है। देख लेते हैं कौन कौन सी लेयर। जो लेयर एपिथेलियल टिश्यू की तरफ होगी, ये वाली है एपिथेलियल टिश्यू की तरफ, इसे बेसल लैमिना बोलेंगे, और ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, और इसका सिक्रीशन ये जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं इन्हीं से होता है। यानी बेसल लैमिना पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन एपिथेलियल टिश्यू से ही होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू की तरफ जो लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की, इसे फाइब्रस लैमिना बोल देते हैं, और इसका सिक्रीशन कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के थ्रू होता है। केमिकली ये किस चीज की बनी होती है, तो बोलेंगे फाइबर्स की और प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। जब कोई कार्बोहाइड्रेट चिपचिपा हो तो उस कार्बोहाइड्रेट को म्यूकोपॉलीसेकेराइड कह देते हैं, और म्यूकोपॉलीसेकेराइड के तो सेवरल टाइप्स होते हैं। तो कौन सा म्यूकोपॉलीसेकेराइड, तो कहेंगे हाई यूरोनिक एसिड। दिमाग में स्टोर कर लो, खूब ये वर्ड अभी आने वाला है आगे, हाई यूरोनिक एसिड। तो फाइब्रस लैमिना म्यूकोपॉलीसेकेराइड, कौन सा, हाई यूरोनिक एसिड प्लस फाइबर्स की बनी होती है, और बेसल लैमिना ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। बेसल लैमिना एपिथेलियल टिश्यू से सिक्रीट होती है, फाइब्रस लैमिना कनेक्टिव टिश्यू से सिक्रीट होती है, जो कि केमिकल ही है, इसमें सेल्स तो है नहीं। इस वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन को एसेलुलर और नॉन लिविंग बोला जाएगा। फंक्शन क्या है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, तो बेटा ध्यान सुनिएगा, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें ये इसमें डाउट आएगा, पक्की बात है, सुनना। एपिथेलियल टिश्यू हैज a free surface which faces either a body fluid or outside environment and thus provide a covering or lining। पीछे बता दिया था मैंने, ऑर्गन के बाहर है तो आप कवरिंग बोलोगे, अंदर की तरफ है ऑर्गन में तो लाइनिंग बोलोगे। यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ, ये देखो बेटा स्टमक की ले लेता हूँ। ये देखिए, ये हो गया स्टमक, ठीक है, इसे बोल दिया, ये हो गया यहाँ पर स्टमक। सुनना, अभी बता रहा हूं कि ये फ्री सरफेस का फेस किस तरफ होता है और कैसे होता है। देखिए, ये स्टमक हो गया, और स्टमक के अंदर ये जो कैविटी है इसमें बॉडी फ्लूइड भरा हुआ है। स्टमक में जो कैविटी होती है इसमें बॉडी फ्लूइड भरा हुआ है। अब देखिए, ये यहाँ पर एपिथेलियम हो गई, ये देखिए, और अब आप बताइए ये एपिथेलियल टिश्यू की यहाँ पर क्या है, मैं अंदर बना रहा हूं, तो ये एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग है कि कवरिंग है? ठीक है, गुड, लाइनिंग। ये देखिए, अब आपको पता है इस एपिथेलियम में 2 सरफेस होंगी। ये वाला जो पोर्शन है पीछे वाला, ये, इसे तो बोलेंगे बेसल पार्ट, या इसको आप ऐसे बोल दो बेसल सरफेस। सुनिएगा ध्यान से, मैं फ्री सरफेस बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो हो गई, ये देखिए बेसल सरफेस, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं, बेसल सरफेस, और एक पार्ट हो गया इसका फ्री सरफेस। ये देखिए, तो बेसल सरफेस और फ्री सरफेस क्या बताओगे? ये जो आप देख रहे हो ये तो हो गई फ्री सरफेस, और पीछे की तरफ जो पोर्शन है ये हो गया बेसल सरफेस। ये जो फ्री सरफेस है ये इसका फेस बॉडी फ्लूइड की तरफ हो गया, ये देखिए ऐसे। अच्छा, अब इसी स्टमक पर मैंने ये एपिथेलियल टिश्यू दिखा दिए, ये देखिए ऐसे, और ये एपिथेलियल टिश्यू को ये देखिए ऐसे दिखा दिया। ये एपिथेलियल टिश्यू की यहाँ पर कवरिंग है स्टमक पर, ये देखिए स्टमक एक ऑर्गन है, और इस ऑर्गन पर
ये एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग हो गई। लेकिन अब इस एपिथेलियम जो कवरिंग के फॉर्म में है, इसकी फ्री सरफेस ये है, ये हो गई इसकी फ्री सरफेस, जिसका फेस एनवायरनमेंट की तरफ हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है इसे बेसल सरफेस बोलेंगे। तो देखिए, अगर एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग के फॉर्म में है तो फ्री सरफेस जो होगी आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ होगी, और अगर एपिथेलियल टिश्यू किसी ऑर्गन में लाइनिंग के फॉर्म में है तो एपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस जो होगी ये बॉडी फ्लूइड की तरफ होगी। क्लियर है बेटा इतना सभी को? बोलिए, बताइए, अगर एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग के फॉर्म में है तो एपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस का जो फेस है ये बॉडी फ्लूइड की तरफ होगा कि एनवायरनमेंट की तरफ होगा? बताइए, बॉडी फ्लूइड की तरफ होगा कि एनवायरनमेंट की तरफ होगा? और अगर कवरिंग के फॉर्म में एपिथेलियल टिश्यू है तो फिर एपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस किधर होगी, एनवायरनमेंट की तरफ कि बॉडी फ्लूइड की तरफ? ठीक है, तो इस डायग्राम से आप ध्यान रखना। वैसे इससे भी आप कर सकते हो, ये आपको जो दिखाया गया है कि जैसे ये कार है, कार को ऑर्गन मान लो, और इस कार या ऑर्गन के अंदर ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो ये एपिथेलियम है, तो इस एपिथेलियम की ये फ्री सरफेस जो है ये देखिए बॉडी फ्लूइड की तरफ है। तो जस्ट समझने के लिए दिखाया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर सुनना, अब ये जो सेल जंक्शन है ना, बहुत ध्यान सुनना, और एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा इसको कैसे पढ़ना है। अगर आप मॉड्यूल से पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो बहुत ज्यादा लगेगा क्या उसमें दिया हुआ है। बहुत सही तरीका बता रहा हूँ, एक एक वर्ड जस्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए, पहली बात तो सेल जंक्शन है क्या? एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती है ना बेटा, इन सेल्स के बीच बीच में लिंक होते हैं, जंक्शन होते हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब यही जंक्शन या लिंक कौन कौन से होते हैं ये हमें पढ़ना है। तो देखिए, टू प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन सेल्स, एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाइड टू फॉर्म फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से? ये नीचे दिए हुए हैं 4 टाइप्स के। तो सबसे पहले सेल जंक्शन है क्या? तो बोलेंगे लिंक बिटवीन सेल्स, यानी टिश्यू में जो सेल्स होती है ना, इन सेल्स के बीच बीच में जो लिंक होते हैं, जो जंक्शन बने होते हैं, इन्हीं को सेल जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब इतनी बात केवल ध्यान रखिए, जो रामायण इतनी लंबी नीचे लिखी हुई है उसको मत ध्यान रखिए, सीधे ये देखिए कि भाई एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती हैं, इन सेल के बीच में, इन सेल्स के बीच बीच में जो, अरे यार, एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती हैं, इन सेल के बीच बीच में जो लिंक होते हैं, यही सेल जंक्शन है। सेल जंक्शन एक क्वेश्चन बनेगा, सुनना, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ये मैं बता देता हूं। क्वेश्चन ये आएगा कि सेल जंक्शन का प्रेजेंट होना फॉलोइंग में कौन से टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, नर्वस, एपिथेलियल। तो अब तुरंत टिक कर देना एपिथेलियल टिश्यू पर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया कि एपिथेलियल टिश्यू किसमें प्रेजेंट होते हैं, नर्वस, मस्कुलर, एपिथेलियल, ऑल ऑफ दीज, तो आप ऑल ऑफ दीज पर टिक करोगे बेटा। यानी जो सेल जंक्शन होता है ना, सेल्स के बीच में लिंकिंग, ये आपको हर टिश्यू में मिल सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली एबंडेंट फॉर्म में, और मेन फीचर है ये एपिथेलियल टिश्यू का। क्लियर है? तो यहां पर क्या बोलेंगे, ये मैंने क्यों लिख दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ सेल जंक्शन, प्रेजेंस ऑफ सेल जंक्शन, ये देखिए, इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यानी एबंडेंट फॉर्म में जो सेल जंक्शन है ये आपको एपिथेलियल टिश्यू में ही मिलेंगे, बट सेल जंक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल एपिथेलियल टिश्यू में ही होते हैं। सेल जंक्शन में also found
इन अदर टिश्यूज, जो अदर टिश्यूज होते हैं इनमें भी सेल जंक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 4 टाइप के सेल जंक्शन होते हैं, इनको आप टैग आई से, जिसे फेसबुक पर टैग करते हैं उससे ध्यान रखिएगा। टी से हो गया टाइट जंक्शन, और डेस्मोसोम को अडहेरिंग जंक्शन भी बोला जाता है। अभी बता रहा हूं कि ये जंक्शन किस तरीके से बनते हैं और इनका रोल क्या है। तो देखिए यहाँ पर ए से हो गया ये डेस्मोसोम या अडहेरिंग जंक्शन, जी से हो गया यहाँ पर गैप जंक्शन, और आई से हो गया इंटरडिजिटेशन। ये 4 टाइप के सेल जंक्शन होते हैं। ठीक है बेटा, 4 टाइप के सेल जंक्शन होते हैं। क्लियर है इतना सभी को? बोलो एक बार, बोलो फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और दो मुझे। देखिए यहां पर ये देखिए, तो देखो बेटा, अब सबसे पहले इंटरडिजिटेशन, ये पहला सेल जंक्शन है। कैसे बनता है? आप ये डायग्राम भी कर सकते हो और मैं भी एक डायग्राम बना रहा हूं। एक ये देखिए सेल है, ये देखिए, और बगल में ये दूसरी सेल है। सिंपल क्या हुआ, इस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये देखिए, इससे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गए। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, और ये जो बगल वाली सेल है इससे भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गए। ये देखिए ऐसे, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हैं ना बेटा, इन्हीं को इंटरडिजिटेशंस बोलते हैं। तो ये देखिए सेल है, सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गए। बगल वाली सेल की मेम्ब्रेन से भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गए। यही इंटरडिजिटेशंस होते हैं, और ये मेनली आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में मिलेंगे, और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू टाइप अभी आप आगे पढ़ोगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है भाई, इससे क्या हेल्प मिलती है? तो इंटरडिजिटेशंस का फंक्शन अगर आपसे पूछ दिया जाए ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलोगे इनका जो मेन फंक्शन है टू इंक्रीज सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये चीज होती है। यानी जब अगल बगल सेल की मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए यही इंटरडिजिटेशन होता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है टाइट जंक्शन। ये डायग्राम आपने नहीं करना है, सिर्फ ये वाला डायग्राम आपने करना है। अब टाइट जंक्शन के लिए आप केवल एक वर्ड ध्यान रखिए, लीकेज, और इंटरडिजिटेशंस के लिए एक वर्ड ध्यान रखिए, फिंगर लाइक प्रोसेस। अगर क्वेश्चन में फिंगर लाइक प्रोसेस दिया हुआ है और कुछ भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, कैसी भी उसकी लैंग्वेज है, आप तुरंत इंटरडिजिटेशन पर टिक कीजिए। और अगर लीकेज वर्ड दिख जाएगा, तुरंत टाइट जंक्शन पर टिक कीजिए। अब इसका ये टाइट जंक्शन कैसे बनता है, देखिए, जैसे एक ये सेल है बेटा, और इस सेल में इस जगह पर यहां से मान लीजिए लीकेज हो रहा है, यहां से। अब लीकेज क्या होता है? अरे सेल के अंदर जो कंटेंट भरा हुआ है वो धीरे 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 बाहर की तरफ निकल रहा है, लीकेज हो रहा है। बगल में ये दूसरी सेल है, तो अब ये लीकेज कैसे रोका जाए सेल से? तो आपको पता है, अगल बगल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ये थोड़ा सा ग्रो करती है, आगे की तरफ बढ़ती है, और एक दूसरे से चिपक जाएगी लीकेज को रोकने के लिए। तो देखिए जहां पर लीकेज हो रहा था, यहाँ पर हल्की सी आउटग्रोथ बनी। ये देखिए जो बगल वाली सेल है इसने भी हल्की सी आउटग्रोथ बनाई, और जहां से लीकेज हो रहा था उस जगह पर ये दोनों सेल जुड़ गई। तो अब यहाँ क्या होगा, जहां से टूट हुई थी, जहां से लीकेज हो रहा था, यहाँ से अब ये लीकेज स्टॉप हो जाएगा। तो जब नेबरिंग सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्लाइटली ग्रो करके एक दूसरे से फ्यूज हो जाएं लीकेज को रोकने के लिए, तो फिर इसी को बोलते हैं टाइट जंक्शन। क्लियर है? तो टाइट जंक्शन कैसे बनता है? अगल बगल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है लीकेज को रोकने के लिए, यही टाइट जंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है यहाँ पर डेस्मोसोम। ये डायग्राम भी कर सकते हो। डेस्मोसोम का दूसरा नाम मैक्यूला एडहेरेंस होता है, और ये सीमेंटिंग के लिए होता है। अब सीमेंटिंग क्या होता है?
जैसे ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज करते हैं, और सीमेंट से एक तरह से हम बोल सकते हैं मजबूती मिलती है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, टू फिक्स पोजीशन, टू फिक्स पोजीशन ऑफ सेल्स, या फिर और टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल्स, यानी सेल्स को स्टेबिलिटी देने के लिए, या सेल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, या फिर सेल्स की पोजीशन फिक्स करने के लिए जो जंक्शन यूज होता है, ये डेस्मोसोम है। कैसे बनता है? ये एक सेल है मान लीजिए, और बगल में ये नेबरिंग सेल है, दूसरी सेल है। आप चाहते हो ये सेल की जो पोजीशन है ना, ये फिक्स हो जाए, ये स्टेबल हो जाए, सेल्स हिले डुले ना, अपनी जगह से अपनी जगह पर फिक्स रहें। तो इसके लिए जो जंक्शन बनेगा यही डेस्मोसोम। इसे अडहेरिंग जंक्शन भी कह सकते हो, मैक्यूला अडहेरेंस भी कह सकते हो इसको। कैसे बनेगा? सेल के बीच बीच में जो जगह पड़ी रहती है, इसे बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। अभी मैंने बोला था, इसी स्पेस में प्रोटीन की बनी एक प्लेट रखी होती है, ये देखिए। तो इसे बोल दिया प्रोटीनियस, प्रोटीन की बनी एक प्लेट हो गई, प्रोटीनियस प्लेट। इस प्लेट से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले, और ये सेल को इन्होंने अंदर जाके बांध लिया। ऐसे इधर से भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ने जो बगल वाली सेल है इसको बाइंड कर लिया। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, तो इन्हें बोलेंगे केराटिनस, और इनका नाम क्या रखेंगे? टोनोफाइब्रिल। तो अब इससे क्या होगा बेटा? जो अगल बगल वाली सेल्स हैं, इनको थ्रेड लाइक केराटिन प्रोटीन के बने टोनोफाइब्रिल ने बांध लिया है, बाइंड कर लिया है। तो इससे क्या होगा? जो नेबरिंग सेल्स हैं, इनकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, इनको स्ट्रेंथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। यही काम होता है डेस्मोसोम का। क्लियर है? तो आप इसमें सीमेंटिंग वर्ड ध्यान रखेंगे। जब भी सीमेंटिंग टर्म है, समझ जाना डेस्मोसोम की बात हो रही है। ये वाला डायग्राम आपने नहीं करना, सिर्फ ये डायग्राम करना है। अब ये गैप जंक्शन क्या है, ये वाली लाइन ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है। आप चाहते हो कि इस सेल के साइटोप्लाज्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, वो दूसरी वाली सेल में चले जाएं, या दूसरी सेल में जो मॉलिक्यूल्स आयंस हैं वो इस सेल में आ जाएं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ दिया जाएगा, और जो जोड़ेगा यही गैप जंक्शन होता है। और इसी की हेल्प से इस सेल से चीजें इधर आ पाएंगी, और इस वाली सेल की चीजें इधर जा पाएंगी। जैसे देखिए, एक ये सेल है और एक ये सेल है, और इसके साइटोप्लाज्म को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ये देखिए। तो अब इससे क्या होगा? इस सेल से चीजें इधर जा पाएंगी, और इस सेल से चीजें इधर जा पाएंगी। तो यही गैप जंक्शन होता है। तो कुल मिला के कम्युनिकेशन के लिए गैप जंक्शन होता है। तो देखो बेटा, क्या क्या ध्यान रखना है? टाइट जंक्शन लीकेज को रोकने के लिए, गैप जंक्शन नेबरिंग सेल्स के बीच कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए, अडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग या स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी के लिए, और इंटरडिजिटेशन सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। टैग आई, सेल जंक्शन का होना मेन फीचर है एपिथेलियल टिश्यू का, लेकिन जो अदर टिश्यूज हैं उनमें भी सेल जंक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है इतना सभी को? आज के लिए इतना ही है, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। जिनको डाउट्स पूछने हैं वो पूछ सकते हैं बेटा, एक एक करके। हाँ, पूछिए जिसको जो डाउट है। सरफेस एरिया बेटा देखो, अब जैसे मान लीजिए कोई इतने, सरफेस एरिया का मतलब एरिया बढ़ा देना जिसमें कम जगह में ज्यादा चीजें भर सके अंदर, यही होता है सरफेस एरिया बढ़ाना। बेसमेंट मेम्ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं होती, स्किन में एपिथेलियल सेल्स होती हैं, और जो आउटर मोस्ट होती है लेयर वो डेड होती है। वो कैसे डेड होती है भी आगे बताया जाए। केराटिनस का मतलब केराटिन प्रोटीन का बना होना।
गैप जंक्शन में भी एक प्रोटीन होती है, कनेक्सॉन प्रोटीन। वही प्रोटीन क्या करती है, दो सेल को आपस में जोड़ देती है, दो सेल के साइटोप्लाज्म को। जिसको डाउट्स पूछना वो लोग रुके, बाकी लोग क्लिक कर सकते हैं। गैप जंक्शन सेल के बीच बीच में होता है, नहीं ये हेयर्स में डीएनए नहीं होता है। हेयर जब आप उखाड़ोगे ना तो हेयर का जो पार्ट अंदर धंसा हुआ है अंदर की तरफ, उसमें डीएनए होता है। प्लाज्मोडेस्माटा बॉटनी में पढ़ाया जाएगा बेटा यहाँ। अब कितना ये तो डिपेंड करता है, जितनी जरूरत है उतना ट्रांसफर होगा। अडहेरिंग जंक्शन का काम होता है, एक ये सेल है एक ये सेल है, दो आप चाहते हो कि ये सेल यहीं रहे ये सेल यहीं रहे। आप अगर ऐसा चाहते हो तो क्या करना होगा, बीच में एक खूंटा गाड़ दो और उस खूंटे से रस्सी निकालो और रस्सी से दोनों सेल को बांध दो। तो क्या होगा, दोनों सेल रस्सी के थ्रू खूंटे से बंधी हुई है, तो ये सेल अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। यही अडहेरिंग जंक्शन है। खूंटे को प्रोटीनियस प्लेट कह दो और जो रस्सी है उसे टोनो फाइब्रिल कह दो, बात खत्म हो गई। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके